तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि बच्चों हमारे जो बीएससी का जो थर्ड सेमेस्टर है, जो इसमें एनईपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चलाया जा रहा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिलेबस में क्या क्या है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग देखिए 12th में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी चीज़ें हैं आप कुछ ना कुछ पढ़े हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि हम लोग देखिए टॉपिक वाइज टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये फालतू की चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि आपका भी टाइम बर्बाद हो और मेरा भी टाइम बर्बाद हो। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपने एनईपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, सीखेंगे और सिखाएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो समय को बर्बाद न करते हुए तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आप बेसिकली जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं भाई एक चार्ज के, हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज के प्रॉपर्टीज को, लेकिन बट एक ऐसा चार्ज होना चाहिए, चार्ज हमारा रेस्ट पर होना चाहिए। तो मैंने कहा ये बेसिक सी बात है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो ये बेसिक चीजें आप जानते हैं खूब से। तो भाई जो स्टार्टिंग से बच्चों बताया जाता है, जो 11th 12th के बच्चे उनको, ठीक है ना, हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, फिर भी हम लोग बेसिकली बात कर लेंगे थोड़ा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत हम करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग को होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को बच्चों हम लोग Q से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जो Q की जो यूनिट है, जो Q है बच्चों, जो चार्ज है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों ना। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है भाई, चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच द मैटर्स एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, या मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या भाई, जो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, जैसे कोई मैटर अनुभव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैंने कहा, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा कि ये बेसिकली चीजें हैं। तो बेसिक चीजें आप जानते हैं, किताब में भी चार्ज की डिफिनेशन दे रखी हुई है। तो हम लोग मेन टॉपिक लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, तो आप बेसिकली जानते हैं बच्चों कि एक जो चार्ज है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो बच्चों होती है कूलॉम होती है, ठीक है ना। तो कूलॉम होती है, कूलॉम को ही बच्चों हम लोग लिखते हैं क्या भाई, एक करंट की डिफिनेशन से I = Q/T से, तो हमें Q = मिल जाता है IT, तो Q को मिलता है भाई एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। क्या बच्चों, इस बात से आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों ना। तो देखिए हम लोग चलते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज क्यों, कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आप नोट्स लेकर चलिए, ठीक है ना, नोट्स बनाते चलिए। तो मैं आपसे कहूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती है, तो हमारी पहली बात तो भाई एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज भी होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। और एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, क्या बच्चों, रिपेल करता है। और एक निगेटिव चार्ज दूसरे निगेटिव चार्ज को बच्चों रिपेल करता है। मतलब क्या है, दो सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे से रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बट एक
अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए एक निगेटिव चार्ज हो जाए बच्चों, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये इनको अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स होता है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बातें हो गई। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम कह सकते हैं एडिटिव ऑफ चार्ज, एडिटिव ऑफ चार्ज, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, जो एडिटिव ऑफ चार्ज है बच्चों, इन्हें हम क्या कर सकते हैं भाई, कि जो चार्ज है किसी भी सिस्टम में जो चार्ज है उनको आप क्यू नेट टोटल चार्ज निकालने के लिए आप Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश 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 Qn, मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम में n टाइप के चार्ज हैं, कोई Q1 मैग्नीट्यूड का है, कोई Q2 मैग्नीट्यूड का है, कोई Q3 मैग्नीट्यूड का है, उनके मान Q1 है, Q2 है, Q3 Qn तक है, तो उन्हें हम सिंपली जोड़ सकते हैं, ठीक है, सिंपली हम ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद देखिए ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों ध्यान से, जो क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज है बच्चों, इनका जो मेन फार्मूला है वो होता है बच्चों Q इक्वल टू प्लस माइनस ME। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यही से हम लोग की स्टोरी चालू होगी, यही से हम लोग की स्टोरी क्या होगी, चालू होगी, ठीक है ना। ये जो चीजें पीछे की थी आप लोग बेहतरीन तरीके जानते हैं, लेकिन अब क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, यही से हमारी जो चीजें हैं बेसिक स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। हम यहाँ से अपने टॉपिक को खूब जान से लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग इतना भी नहीं जानते कि चार्ज क्या है, चार्ज के प्रकार क्या है, तो आप बीएससी बेकार कर रहे हैं, आपके काम की बीएससी नहीं है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बच्चों, मेरा मेन पर्पज यही है कि मैं आपका टाइम बर्बाद न करूं। अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ने आए हैं तो आप एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़िए चीजें और अच्छे अच्छे आप नंबर लाइए, ठीक है ना। ये दुनिया भर की बातें बनाकर इधर की चीजें उधर की चीजें सरल सरल चीजें को मैं टाइम आपका बर्बाद करूं, तो ये गलत है। गलत क्या है, ये मेरे से नहीं होगा, जो भी है सही जो भी है, लेकिन मेरे से नहीं होने वाला ये, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां से हम चलने वाले हैं। देखो बच्चों, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, ध्यान दीजिए, लेकिन चार्ज आता कैसे है, या तो उससे बच्चों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो या उसके ऊपर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आकर इकट्ठा हो, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जो क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज है ये कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन की उनमें जो नंबर्स होंगे वो फिक्स होंगे, ये कहता है। कोई भी चार्ज है किसी भी मेटेरियल के ऊपर, जैसे कोई एक पदार्थ है, इस पदार्थ के ऊपर बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज है इस, ठीक है ना, तो इसमें जो चार्ज होंगे, मान लीजिए इस पर जो चार्ज है वो 1 कूलम है, क्या है, 1 कूलम है। तो इस 1 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होंगे वो बच्चों फिक्स होंगे, वो कभी मतलब कि एक होल नंबर में होंगे, क्या होंगे, एक होल नंबर में, एक पूर्ण संख्या में होंगे। उनकी संख्या जब भी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ये गिनती के रूप में होंगे। ये नहीं कि 1/2 1/3 1/4 या 3/2, जो भी, ऐसा नहीं होने वाला। तो यही कहता है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, किसी भी जो पॉसिबल चार्ज है, पॉसिबल चार्ज में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होल नंबर्स में होती है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से हम लोग एक डिफिनेशन लिखते हैं क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज की, ठीक है ना। हाँ देखिए, अरे इस बुक पे तो कुछ अलग ही दिया हुआ है यार। चलिए देखिए ध्यान से, तो हम क्या करने वाले देखिए, मतलब जो चार्ज है बच्चों वो Q इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस NE। ये N क्या है बच्चों, जहां पर ये जो N है बच्चों ये 1, 2, 3, 4 ऐसे करके है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, हम कहें भाई ये जो E है बच्चों, E बच्चों है ये इलेक्ट्रॉन है, क्या बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिए से, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज बच्चों ये -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब ध्यान दीजिएगा,
ये कहता है भाई इससे छोटा चार्ज कभी हो ही नहीं सकता। कम से कम जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज है बच्चों। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, अब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आने वाला है वो इसी चार्ज का मल्टीपल होगा। क्या होगा, इसी चार्ज को मल्टीपल होगा। आए नहीं बात समझ में, देखिए ध्यान से। तो यही हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अब इसे कि तो इन सब चीजों को हमने ध्यान से पढ़ा, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज क्या है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों बहुत ही आगे, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम, ठीक है ना। मैंने पहले ही कह दिया कि हम लोग फालतू की बातें नहीं करने वाले, हम बेसिक में पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल से हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां से हम लोग नोट्स बनाना चालू करेंगे, यहां से हम लोग नोट्स बनाना चालू करेंगे। तो देखिए ध्यान से, हमने लिखना है भाई कूलाम्स लॉ, ठीक है। इसे हम साफ कर देंगे अपने बोर्ड को पूरे अच्छे तरीके से, ठीक। तो देखो बच्चों, हम लोग चलते हैं कूलाम्स लॉ की ओर, ठीक है। कूलाम्स लॉ, देखिए बच्चों, जो कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि हमारे पास कोई दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हो। बच्चों स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हमने कह दिया भाई, एक Q1 है, एक Q2 है। क्या बच्चों, ये Q1 प्लस है, ये भी Q2 को मैंने प्लस लिया, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। अब बच्चों ये पॉइंट चार्ज क्या है, बच्चों पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि दो कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज हो सकता है, कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज हो सकता है, बट उनको सेपरेट करने वाला जो डिस्टेंस है वो चार्ज के साइज के कंपैरिजन में बच्चों बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस हो, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस हो। मतलब क्या है कि मैं कहूँ आपसे, इनके जो सेपरेट करने जो डिस्टेंस है बच्चों, ये ध्यान है, ये जो सेपरेट करने जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बच्चों ये R, ये R का जो मैग्नीट्यूड होगा इनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में बच्चों बहुत ही लॉन्ग होगा। आई ना बात समझ में। अगर मैं आपसे बात कहूं कि ये 1 कूलाम का चार्ज है, ये भी 1 कूलाम का चार्ज है, तो इनके बीच का डिस्टेंस लगभग आप मान लीजिए 10,000 किलोमीटर, ऐसे करके, है ना समझ में, 10 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर, ठीक है ना। अब कहाँ 1 कहाँ 100, तो इनकी जो मैग्नीट्यूड एक लार्ज डिस्टेंस पर हो, कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज हो सकता है, बट उनको कंपैरिजन, उनको सेपरेट करने वाली, उनको अलग करने वाले जो डिस्टेंस है वो बच्चों उनके मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में बच्चों बहुत लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो कूलाम्स लॉ था, इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज या कोई भी निगेटिव चार्ज, जो भी स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी का मतलब होता है बच्चों रुका हुआ, ठीक है ना। कोई भी स्टेशनरी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करेंगे, हमने यहाँ पर पॉजिटिव पहुंच लिया, तो इन पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनको जो अट्रैक्ट करने वाला, इनको रिपेल करने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये बच्चों इनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि इनके बीच अगर अट्रैक्ट, रिपल्सन करने वाला, इनको जो रिपेल करने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बच्चों क्या है, इनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल है, एंड इनको सेपरेट करने वाली जो डिस्टेंस है R, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बच्चों, ये हम कहते हैं कूलाम्स लॉ। मतलब जो कूलाम्स लॉ है, मैं ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आगे बात में देखिए ध्यान से, इसको लिखते हैं कूलाम्स लॉ स्टेट दैट, आप लोग नोट्स बनाएंगे आप लोग, कूलाम्स लॉ स्टेट दैट the electrostatic force
between two stationary point charge is directly proportional to the product and inversely proportional to square of distance between two charge। हमने कहा भी थी यहाँ से जो कुलाम्स लॉ का जो स्टेट दैट कुलाम लॉ ये कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, मतलब कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है ये क्या बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टू द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, टू द प्रोडक्ट इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मल्टीपल के, ये Q1 Q2 के मल्टीपल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड सॉरी प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है इनके पे ध्यान रखें। ये बात तो आ गई हम लोग को, लेकिन इसमें देखिए ध्यान से, और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये एक्ट कैसे करता है, ये बच्चों इनके जोड़ने वाली जो लाइन है कि नहीं इस लाइन के बच्चों एलोंग ये वर्क करता है, ये जो डिस्टेंस है सॉरी ये जो लाइन है आर, ऐसा नहीं कि ये वाला चार्ज इसको रिपेल फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज इधर की तरफ जाएगा, नहीं ये इधर तरफ जाएगा, नहीं ये वाला चार्ज इसको रिपेल इधर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं बच्चों, क्या है इनको जो ज्वाइनिंग लाइन है, ये जो आर डिस्टेंस है ये इसी लाइन के अलोंग इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चा लगता है। तो इसी बात को हम लिखेंगे, इतनी बातें हो गई क्या, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग। चलते हैं आगे। हमने कहा बच्चों कि हम लोग बेसिक टू बेसिक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बातें करने वाले हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्या कहेंगे भाई, हाँ देखिए द फोर्स along the line joining the two charge, joining the two charge, हाँ देखिए ध्यान से, मैंने कहा भाई ये जो फोर्स होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों, इन दोनों चार्ज के जो जोड़ने वाली जो लाइन होती है इसी उसके अलोंग बच्चों ये कार्य करता है, लगता है। आई नहीं बात समझ में। अच्छा बच्चों अब ध्यान रहे, ये था हम लोग का कुलाम्स लॉ। मेरे ख्याल से आप लोग बेसिकली समझ चुके हैं कुलाम्स लॉ क्या होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए ध्यान से बच्चों, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तब क्या आता है, इतनी चीजें हो गई क्या, इसे मैं साफ करूंगा बच्चों, ठीक, अच्छा ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग अब बातें करने वाले हैं आगे की ओर, क्योंकि वो तो हमारी थ्योरेटिकल हो गई थी। अब चलते हैं कंसेप्चुअल चीजें क्या है। देखिए
हमने जाना कि जो कूलम्ब्स का जो लॉ है वो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही तो था हम लोग का। ठीक है बच्चों ने, वीडियो चल रही है एकदम वीडियो चल रही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं ध्यान से बच्चों मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि ये जो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये चीजें थी। तो बच्चों आप भी जानते हैं जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है स्टूडेंट्स, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो बच्चों क्या आता है, एक हमारा कांस्टेंट लगता है बच्चों। तो ये कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बच्चों ये कांस्टेंट क्या है, वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बच्चों ये कांस्टेंट है बच्चों, और ये क्या बच्चों, ये डिपेंड ऑन द मीडियम, डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन चार्ज। ये जो हम लोग का ये जो K है बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इसे आप कहेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये बच्चों ये बच्चों डिपेंड ऑन द मीडियम, आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से बच्चों, K की वैल्यू है बच्चों ने ये एक्सपेरिमेंटली कुछ फाइंड की हुई है। इसकी जो एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड है इसको हम लिखेंगे K इक्वल टू हम लोग को होता है बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या बच्चों, ये एप्सिलॉन m, यहां पर हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन m, ठीक, एप्सिलॉन m। मैंने यहां पर m लिखा तो बहुत सारे स्टूडेंट अब थोड़ा सा प्रॉब्लम फंस गए। प्रॉब्लम में नहीं फंसना, मैंने कहा कंसेप्ट लेकर जाओ। ये तो ध्यान से, ये एप्सिलॉन m क्या है, m का मतलब जो मीडियम है, क्या है, मीडियम है। तो ये जो मीडियम है और ये एप्सिलॉन क्या दिखा रहा है, ये बच्चों परमिटिविटी दिखा रही है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो मैंने क्लास 12th की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ध्यान रहे उस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे पक्के से कह रहा हूं कि आप कहीं भी थोड़ा सा भी आप डाउट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप जानना चाहते हैं रियल में परमिटिविटी क्या है, मैंने कहा कि ये बेसिक क्लास चल रही, तो हम लोग मैं इतना जानता हूं कि आप इन सब चीजों से आप जानते हैं इन सब चीजों को, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरी वीडियो क्लास 12th की पढ़ी हुई है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है क्लास 12th का, आप उस पर जाकर परमिटिविटी ऑफ वीडियो क्या है आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहूंगा, ठीक है ना। तो जो वेयर एप्सिलॉन m इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये बच्चों, इफ यदि कोई दो चार्ज, यही दो चार्ज है ये बच्चों वैक्यूम में हो जाए, क्या हो जाए, किसी वैक्यूम में। अगर मैं इन दो चार्ज को वैक्यूम में रखूं, क्या बच्चों कहाँ रखूं मैं, वैक्यूम में। अगर मैं चार्ज को मैं Q1 है ये Q2 है, इनको अंदर बच्चों ये मैं वैक्यूम कर दूं, क्या कर दूं बच्चों में, वैक्यूम, इनको मैं वैक्यूम में रख दिया, तो इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है, जो ये K की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या बच्चों, मतलब कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जैसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम में है तो एप्सिलॉन m, अगर वैक्यूम में है तो एप्सिलॉन नॉट, तो हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ध्यान रहे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, अगर यदि कोई दो चार्ज बच्चों इन वैक्यूम में हो, अब हम लोग वैक्यूम की बात करने वाले हैं, इसे आप खत्म कर ले, नोट कर ले इसे हम लोग। तो ध्यान रहे इसे मैंने कह दिया, यदि अब मैं इस चार्ज को मैं वैक्यूम में लेके चलने वाला हूं तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ध्यान इस बात को कि ये जो चार्ज है मैंने इनको वैक्यूम में मान लिया कि ये जो चार्ज कहां पर है, वैक्यूम में है।
अब ध्यान रहे, ये जो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है फॉर वैक्यूम के लिए, ओनली वैक्यूम के लिए बच्चों, ओनली वैक्यूम के लिए 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, इतना ही तो होता है ना, ठीक है ना, 9 × 10⁹, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रहे, ठीक है, हाँ 9। अब इसका भी मैं यूज मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अच्छा ये चीज कैसे आया, अरे स्टूडेंट्स आप के की यूनिट निकाल लीजिए ना, यहां से अगर मैं के इक्वल टू लिखूं, यहां से अगर मैं के इक्वल टू लिखूं तो के इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा एफ फिर आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। देखो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की न्यूटन, आर की मीटर स्क्वायर अपान Q1 का कूलम, इसका भी कूलम पर स्क्वायर। तो इतनी बातें आई। तो हम लोगों ने जाना कि जो कूलम का जो नियम है, तो चीजें हमने कैसे कैसे हमने इसको नोट किया है, आप वीडियो को आगे पीछे करके आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमें कूलम का जो नियम है वो हमें मिल गया। हमें कूलम का नियम में लास्ट में मिला कि कोई चार्ज अगर रखा होगा इसमें वैक्यूम में, तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये चीज मिल गई। तो बच्चों ध्यान रहे, ये जो कूलम का जो नियम है, ये बच्चों केवल और केवल दो चार्ज के बीच, अगर कोई दो चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स इतना होगा। अगर किसी मीडियम में रखा होगा तो वो इतना होगा। बट आपको मीडियम की परमिटिविटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने कहा परमिटिविटी क्या है, उसका आप अगर डीपली जानना चाहते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप जाकर मैंने जहां पर कहा वहां पर अध्ययन कर लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये जो फोर्स है ये केवल और केवल बताता है दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान रहे, यहां पर अगर मैं आपसे बात कहूं कि यदि ये दो चार्ज, यदि F की वैल्यू निगेटिव आती है, क्या बच्चों आती है, निगेटिव, तो बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगा बच्चों, अट्रैक्टिव होगा। क्या बच्चों होगा वो, ये अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव होगा। क्या बच्चों, ये अट्रैक्टिव होगा। यदि F की वैल्यू बच्चों हमें मिल गई पॉजिटिव, तो बच्चों क्या होगा, ये रिपल्सिव होगा। आनी बात समझ में, ठीक है भाई। देखिए ये क्या भाई, अब देखिए ध्यान से, अगर भाई इसका भी मान माइनस में ले लें, इसका भी मान माइनस में ले लें, अगर ये भी माइनस चार्ज ये भी माइनस चार्ज, तो हमें ओवरऑल हमें F की वैल्यू मुझे पॉजिटिव ही मिलने वाली है। अगर एक चार्ज निगेटिव है एक चार्ज पॉजिटिव है तो ओवरऑल हमें निगेटिव ही मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस चीज को हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, ठीक। वेक्टर वेक्टर फॉर्म और कूलम ठीक। अब देखिए ध्यान से, वेक्टर फॉर्म्स और कूलम लॉ, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात को बच्चों, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म कूलम लॉ। सबसे बड़ी बात तो हमारे पास ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दो स्टेशनरी पॉइंट के चार्ज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये बच्चों इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केवल और केवल मैग्नीट्यूड को बताता है, इनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ
उसमें बच्चों उसका डायरेक्शन भी इंक्लूड होना चाहिए। आए कि नहीं बात समझ में? उसका डायरेक्शन भी बच्चों इंक्लूड होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना आपको, ठीक है। तो हमें वही निकालना है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे कैसे लग रहा है, हमें उसके ऊपर डायरेक्शन की भी बात हम लोग करने वाले हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग चलेंगे आगे। देखिए बच्चों, हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने यहाँ पर एक Q1 चार्ज रखा है और यहाँ पर मैंने बच्चों एक Q2 चार्ज रखा हुआ है। ये Q1 चार्ज, ये बच्चों Q2 चार्ज। अच्छा, इनके बीच का जो इधर से जो Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर बच्चों फ्रॉम ओरिजिन से Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर बच्चों वो R1 वेक्टर। क्या है बच्चों? R1 वेक्टर। अच्छा, Q2 चार्ज का जो मैंने दोनों चार्ज को बच्चों मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है ना, और Q2 चार्ज की जो पोजीशन वेक्टर है वो है स्टूडेंट्स, अरे भाई R2 वेक्टर। अच्छा, मैं आपसे बात कहूं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बच्चों R है। क्या है? R है। तो मैं आपसे बात कहूं बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो R वेक्टर है, ये जो R वेक्टर है, R वेक्टर क्या होगा? अगर मैं आपसे बात कहूं कि मैं पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर जाऊंगा, तब भी मैं इस R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके अनुसार ही उतना ही मैं दूरी तय करूंगा। ठीक, ये जो R वेक्टर है इसने Q1 से Q2 के बीच की दूरी में मान लेता हूं 100 मीटर। अगर मैं Q1 चार्ज से Q2 चार्ज की तरफ गया तब भी मैं 100 मीटर फाइंड करने वाला हूं डिस्टेंस। अगर मैं Q2 चार्ज से Q1 चार्ज को तब भी मैं 100 मीटर ही चलने वाला हूं। लेकिन बट बच्चों उनमें थोड़ा डिफरेंस होगा। वो कैसे होगा? जो ये जो 100 मीटर है, इसके लिए अगर मैं पहले चार्ज से दूसरे चार्ज पे जाता हूं तो मुझे इनिशियल पॉइंट 1 मिलने वाला है, फाइनल पॉइंट 2 मिलने वाला है। अगर मैं 2 से 1 की ओर जाऊंगा तो मुझे इनिशियल पॉइंट 2 मिलने वाला है और फाइनल बच्चों 1 मिलने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बात कहूं कि R12 वेक्टर, इस बात को समझना से, ये R12 वेक्टर का मतलब क्या है? पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाना, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, मतलब इनिशियल टू फाइनल। अच्छा, क्या बच्चों इनिशियल टू फाइनल का मतलब क्या होगा बच्चों? कि ये इक्वल होगा दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट की ओर। ध्यान रहे, R21 मैं आपसे कहूं कि R1 से 2 चार्ज को जाने में भैया मैंने कहा R12 वेक्टर, 2 से 1 की ओर क्या R21 वेक्टर। दोनों ने बच्चों बराबर डिस्टेंस तय किया। यस, उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट उनकी डायरेक्शन बच्चों से अपोजिट है। तो ये बच्चों इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं। इस बात का ध्यान रखिए, ये चीज ऐसा होना चाहिए। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा मैं समझ भी लूंगा। अगर मैं R12 निकालूं बच्चों, अगर मैं R12 निकालूं तो R12 का जो निकलेगा भाई, तो ध्यान से, ये इनिशियल पॉइंट 1, फाइनल क्या बच्चों 2, तो आप कहेंगे R2 माइनस के R1। क्या बच्चों? R2 माइनस के R1। आई नहीं बात समझ में? अच्छा, इसी टाइप से बच्चों में R12 की बात करूं, सॉरी R21 की बात, तो देखिए ध्यान से, इसमें बच्चों इनिशियल पॉइंट क्या बच्चों 2, फाइनल क्या बच्चों 1, तो आप कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या होगा बच्चों R1 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर, सॉरी हाँ देखिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे, अगर मैं R21 वेक्टर को इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो क्या हम लोग को ये R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर बन जाए क्या? और ये बच्चों किसकी वैल्यू है? R2 माइनस R1 के, ये R12 की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं R21 वेक्टर बराबर के माइनस R12 वेक्टर। देखो ध्यान से, ये चीज आपको समझ आई? क्या समझ आई? एकदम चीजें कट नहीं रही है? हाँ एकदम नहीं कट रही है। तो मतलब क्या है बच्चों, इन सब जो चीजें हैं, अच्छा ओह लाइट बस तू घबरा यार, क्या किया जाए भाई। अगर आपको लग रहा है कि सर जी मेहनत कर रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है ना। और अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो मैं यहीं तक बातें नहीं रखूंगा, हम लोग आगे भी चलने वाले हैं।
तो बच्चों देखो ध्यान से, ये तो पहले मुझे पता लग गया। और बच्चों ध्यान रहे इस बात का, ये अगर मैं आपसे बात कहूं, इनका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, वो बच्चों इक्वल होने वाला है। इक्वल का मतलब क्या है, मैं थोड़ा यहां लिखूंगा, ये जो R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, वो बच्चों R21 मैग्नीट्यूड, बच्चों इस मैग्नीट्यूड से बराबर होगा। और बच्चों इनका जो मैग्नीट्यूड होगा मेरे स्टूडेंट्स, ये बच्चों इक्वल होगा R के। इनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या लिया है बच्चों, R लिया। क्या लिया भाई, R लिया है। R12 का मैग्नीट्यूड बराबर के R21 का मैग्नीट्यूड बराबर के R, हमने इनके बीच हमने R लिया। अच्छा, मैंने यहां से एक लाइन मैंने डाल दी, इसको मैं फिर करता हूं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, ये तो मैंने पोजीशन वेक्टर मैंने पहले फाइंड किया। इतनी चीजें मैं आपसे कहूंगा स्टूडेंट्स कि आप इतनी चीजों को नोट कर ले पहली बार, क्योंकि बोर्ड हम लोग काफी भर चुका है, ठीक है ना। इसकी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, हम बात करते हैं बच्चों कि देखिए ध्यान से, ये पहला चार्ज है क्या, ये दूसरा चार्ज बच्चों पहले चार्ज को रिपेल करेगा। मतलब कि ये कहेगी ए भाई तू मेरे से भाग, क्योंकि तू भी पॉजिटिव मैं भी पॉजिटिव, तू मेरे यहाँ नहीं आ सकता। तो ये जो पहला वाला जो चार्ज है, पहला वाला जो चार्ज बच्चों, ये दूर भागेगा, ये ऐसे भागेगा, ठीक। अच्छा, मैं पहले वाले चार्ज पर लगने वाले फोर्स को मैं नाम दे रहा हूं बच्चों F1। क्या बच्चों, F1, ठीक। दूसरे चार्ज को, जो पहला वाला चार्ज है बच्चों, कहेगा भाई तू भी मेरे से भाग, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा बच्चों वो F2। मैंने कहा कि जो दूसरा चार्ज है, दूसरे चार्ज पर लगने वाले बल को मैंने कहा इसको मैं थोड़ा साफ करूंगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई चीजें समझनी है हम लोग को। देखो ध्यान से, ये बच्चों F2 वेक्टर पर जो लग रहा है भाई, जो सॉरी F2 फोर्स किस पर लग रहा है बच्चों, 2 चार्ज पर। F1 फोर्स किस पर लग रहा है बच्चों, 1 चार्ज पर। तो मैं आपसे कहूंगा F2 चार्ज पर जो बल लग रहा है F2, ये लगा कौन रहा है, पहला प्रश्न, ये लगा कौन रहा है। तो कहोगे सर जी 1, तो इसको भाई हम कहेंगे 1। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, मतलब दूसरे आवेश पर लगने वाला बल पहले आवेश के द्वारा। इसी टाइप से मैं कहूं, पहले आवेश पर लगने वाला बल भाई क्या है, Q1 है। तो ये लगा कौन रहा है, दूसरा चार्ज। कौन लगा है भाई, दूसरा चार्ज। तो इसे मैं कहूंगा F21। देखिए इसे मैं क्या कहूंगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। भाई देखिए, इससे पहले आवेश पर लगने वाला बल दूसरे बल के द्वारा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा साफ करूंगा भाई। तो मैं इसमें से किसका आप पहले मान निकालना चाहेंगे, F21 का मान निकालेंगे। चलिए F21 का मान हम लोग निकाल लेते हैं, चलो ठीक। तो F21 क्या है भाई, F21 हम लोग क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 है भाई, क्यूट सब लोग रहे। चलो भाई आप लोग बच्चे क्यूट हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो मैं इसको फाइंड करूंगा। चलो भाई F21, पहले तो मैं ये जो कहूँ, ये वेक्टर फॉर्म में है, पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। पहले भाई इसका मैग्नीट्यूड K होगा, Q1 होगा, Q2 होगा बाई R² होगा। ओके, इतना तो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर ये बच्चों एरो ना होता तब ये बात तो कंफर्म हो गई, इतनी बात हो गई, लेकिन इसके ऊपर आ गया एरो। तो बच्चों ये इसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो इसमें डायरेक्शन भी आपको देना पड़ेगा। कहता है फोर्स क्या भाई, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी डायरेक्शन कैसे है बताओ। ये फोर्स, मान लो कि ये कोई ट्रेन है, ये ट्रेन आ रही है ऐसे छक 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 छक। तो ये ट्रेन बच्चों कहां से आ रही है, मैं आपसे कहूं, आपने इसे देखा Q2 से, लेकिन पहले बताओ ये फोर्स कहां से आ रही होगी। आप कहोगे ये जरूर ऐसे आई होगी, है जी। ये जो फोर्स है बच्चों 1 चार्ज से 2 चार्ज की ओर जा रहा है, 1 चार्ज से Q2 चार्ज की ओर जा रहा है। तो बच्चों मैं आपसे कहूंगा कहां से कहां की ओर जा रहा है, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 जैसे ये 2 पर है ना, ये ऐसे आया। तो इसके लिए
ये यहां पर आपने देखा तो ये कहां से आया होगा, ये जरूर इधर से आया होगा। कैसे? तो मैं आपसे कहूं ये जो चार्ज है, ये जो फोर्स है, यह फोर्स R12 मतलब ये फोर्स 1 से 2 की ओर जा रहा है, R12। तो मैं यहां से कहूंगा बच्चा कि R12 वेक्टर। बच्चों अगर इतना आप कर देते हैं तो आपकी चीजें हो जाएंगी गलत, क्योंकि हाँ, ये R12 बच्चों इसकी कुछ ना कुछ बच्चों वैल्यू होगी जो हमें लगने वाले फोर्स के मान को बच्चों डिस्टर्ब कर देगा, इसके मान को बदल देगा। तो मुझे ऐसा करना है कि मैं इसके डायरेक्शन को भी बता दूं और इसके फोर्स में जो जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा है उसके मान में भी चेंजिंग ना है। सोचो ध्यान से, अगर इसका मान अगर 100 होगा, लग रहा है फोर्स 2 न्यूटन का, तो ये 100 इंटू 200 हो जाएगा। तो मुझे करना क्या भैया, इसको मैं मैग्नीट्यूड को 1 ले लूं, R12 का कैप। आप जानते हो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यही बच्चों कहलाता है हम लोग का वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। अब जानेंगे कि बच्चों R12 का कैप क्या होगा, R12 वेक्टर बाई R12 का मैग्नीट्यूड। यह होता है यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपान के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आप लोग जानते होंगे कि वेक्टर ए का कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए को केवल मैं ए भी लिख सकता हूं। अच्छा बताओ बच्चों, ये मैग्नीट्यूड ऑफ R12 क्या होगा बच्चों? यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया है भाई, R ले लिया। चलो R लिया मैंने, क्या लिया बच्चों, R ले लिया, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, जब मैंने R लिया तो इसे R12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, R होगा। तो मैंने कहा कि F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड ये R12 वेक्टर बाई के R। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या R होगा। तो मैं इसको कह दूंगा F12 इक्वल टू के Q1 Q2 R12 वेक्टर बाई के, अच्छा सॉरी एक मिनट, ये अपान के R क्यूब हो जाएगा क्या बच्चों, ये R क्यूब R12 का वेक्टर। ठीक, इतनी बातें आ गई। अब बच्चों इसको आप अलग अलग फॉर्म से लिख सकते हैं, इसको आप अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग रूप में लिखने के लिए मैं इधर की चीजें थोड़ी मिटाऊंगा, ध्यान इस बात को। अब बच्चों देखो ध्यान से, तो मैं इसको लिख सकता हूं F12 का वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R क्यूब। जो बच्चों R12 वेक्टर है इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए या फिर आपने नोट किया होगा। R12 इक्वल टू हमें मिला होगा बच्चों R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मेरे पास मिल गया है ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इतनी बातें आप कर सकते हैं। ये भी हम लोग का वेक्टर फॉर्म ऑफ मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने अभी F12 की बात की, सॉरी F21 की बात की है, अभी मैंने F12 की बात नहीं की, ठीक है ना। इस चीज को भाई आप यहां तक नोट करेंगे, इस चीज को आप यहां तक आप नोट करेंगे। अच्छा अब हम लोग बात निकालेंगे F12 की। इतनी चीज समझ आई क्या, ठीक है, इसे मैं साफ करूंगा। ठीक, F12 सॉरी ओ ये सॉरी यहां पर ये कैसा आ गया, ये 2-1 रहेगा बच्चों, ये 2-1 रहेगा, 2-1, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे भाई F12। तो F12 मतलब क्या है भाई, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ना बच्चों, देखिए ध्यान से। तो मैं F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
तो बच्चों जैसे मैंने उस वाले में मैंने मैग्नीट्यूड लिखा था ना, तो मैं कहूंगा कि आर, देखो ध्यान से ये चीज देखो बच्चों, ये वाला फोर्स कहां से कहां काम करेगा भाई, 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर, इनिशियल पॉइंट 2 फाइनल पॉइंट 1, मतलब कि R21 वेक्टर का क्या। देखो ध्यान से, जो चीजें यहां पर होती हैं उसी का जस्ट उल्टा यहां पर होता है। वही चीज आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, मैं इसको रिप्लेस करूंगा, तो F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 बाई के R क्यूब R21 वेक्टर। देखो ध्यान से, इसका आप लोग कैप है ना, अरे भाई बीएससी पढ़ रहे हो यार, थोड़ी तो करो अपनी, ठीक है ना। नीचे कैसे आएंगी, आएंगे दोस्तों में, इस बात को ध्यान रहे बच्चों, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसको मैं और भी अधिक लिख सकता हूं, F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 बाई R क्यूब ब्रैकेट में R1 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आ गई। बच्चों ध्यान देना, ये भी बच्चों हमारे पास हो गया, ये भी बच्चों हमारे पास हो गया। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैं चीजों को अलग करूंगा, थोड़ा सा हम लोग कुछ और चीज जानते हैं। अब मैं इसे साफ कर दूं बच्चों पूरे फिगर को, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास जो F12 है, F21 एंड F12 दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, दोनों में तुलना करेंगे, ठीक है बच्चों ना। देखिए ध्यान से, मैं आपसे बात कहूं कि जो F21 कितना है, इसे आप लिखिए यहां पर, लिखिए से F21 की वैल्यू है के Q1 Q2 बाई R क्यूब ब्रैकेट में R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। अच्छा, F12 वेक्टर इक्वल टू हमें मिल गया के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ब्रैकेट में R1 माइनस के R2। बच्चों ध्यान रहे, ये जो F12 वेक्टर है, इसमें ये जो माइनस R1 माइनस R2 है, इसमें से अगर बच्चों माइनस कॉमन लूं तो क्या बनेगा, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 बाई R क्यूब, यहां पर रहेगा, R क्यूब। ये बच्चों हम लोग हो जाएगा R2 माइनस के R1 वेक्टर। बच्चों ध्यान दो, इस माइनस को अगर छुपाओ तो इतनी पूरी की पूरी चीजें F21 के इक्वल है कि नहीं, देखिए दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं ना कि F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो बच्चों ये क्या हमें प्रूव कर रहा है, बच्चों एवरी एक्शन हैव रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कूलाम का जो लॉ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ को हमें प्रूव कर रहा है, ठीक है। अगर बच्चों में इसे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो हमें मिल जाएगा F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इक्वल टू 0। बच्चों ये ध्यान दें, ये क्या कह रहा है जी, ये हमें बता रहा है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये एक संरक्षी बल है, ठीक है ना। आईनी बात समझ में, ठीक है बच्चों। क्या ये ध्यान रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों। और कंजर्वेटिव फोर्स कहता है, इसके अकॉर्डिंग ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज 0, ठीक है ना। एक सर्किल में क्या कार्य कभी 0 होता है ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। आईनी बात समझ में। तो इस बार मुझे बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को खूब अच्छे समझ में होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कूलाम का लॉ क्या है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप लोग खूब प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। और आप देख सकते हैं आपको सब्सक्राइब करने की मुझे कितनी आवश्यकता है, ठीक है ना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, तभी आपके सर सभी जगह दिखेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, जय हिंद।